हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग टाइप 4 स्टार्ट कर रहे थे अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन का, और उसके लिए हमने कुछ टूल्स की बात करी थी। वो टूल्स हमने डिस्कस किए थे। क्या था कि हमें अभी तक पता होता है कि 12c5 क्या है, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 12 है, और उसमें से हम निकालना चाहें एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट, तो दैट गिव्स अस 12c5। ठीक है, यहाँ पे हम उल्टे तरीके से यूज करते हैं इसी फैक्ट को। हम बोलते हैं कि अगर कहीं 12c5 लिखा है तो वी हैव टू ट्रीट इट एज कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 12। ठीक है, तो इसके बैकग्राउंड के साथ हमने एक क्वेश्चन भी किया था, KC प्लस K प्लस 2CK अप टू NCK। क्वेश्चन क्या था? ये पुरानी प्रॉपर्टी थी जिसको हमने एक नए मेथड से प्रूव किया था। ठीक है, हमने कहा था कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स हम उसमें ऐड कर ले रहे थे लास्ट में, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर k माइनस 1 प्लस एक्स की पावर k माइनस 2 1 प्लस एक्स की पावर 0, ये सब ऐड कर ले रहे थे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एनीवे दीज टर्म्स आर नॉट एबल टू क्रिएट एक्स रेज टू पावर k। तो हम ऐसी कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड करके अपना कैलकुलेशन ईजी कर सकते हैं, ये हमने बात करी थी। ठीक है, अब उसी चीज को हमने टाइप 4 का नाम दे दिया है, और थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। जो आपने क्वेश्चन किया था KCK वाला, वो भी टाइप 4 का ही था। क्योंकि टाइप 4 क्या स्टेट करता है? देखिए, टाइप 4 किस केस में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये टाइप 4 है। तो पहला आइडेंटिफिकेशन के लिए कि लोअर सबस्क्रिप्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज कांस्टेंट। अगर आपकी हर टर्म्स के साथ आपका लोअर सबस्क्रिप्ट फिक्स रह रहा हो तो आप बोलोगे कि ये टाइप 4 है। ठीक है, समझ में आती है इतनी बात? तो आपको बोला गया था कि KCK प्लस K प्लस 1CK प्लस K प्लस 2CK अप टू NCK। देखो, लोअर सबस्क्रिप्ट आपकी हमेशा क्या थी? K ही थी ना। तो ये टाइप 4 था कि लोअर सबस्क्रिप्ट आपकी कांस्टेंट है। और ऐसे केस में करना क्या चाहिए? तो जो लिखा गया है वो अभी आपको डायरेक्टली समझ में शायद ना आए, लेकिन पिछले क्वेश्चन से अगर आपको रिलेट करेंगे तो आप समझ पाएंगे। क्या है? रिप्लेस द टर्म विद करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन। तो हमने क्या किया था? KCK को लिख दिया था कि दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर k इन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 2 अप टू 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, ये लिख दिया था। तो रिप्लेस द टर्म विद करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन, हमने वो स्टेटमेंट जो थी वही हमारी इस लाइन को रिप्रेजेंट करती है। रिप्लेस द टर्म विद करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन एंड मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब क्या है? जो हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड आउट करके अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई सीरीज बना के उसका सम कर देते थे। ठीक है, तो पिछली बार आपका क्या हुआ था? एक जीपी बन गई थी। हर बार जरूरी थोड़ी ना कि जीपी ही बनेगी, कभी बाइनोमियल सीरीज बनेगी, कभी जीपी बनेगी, कभी एजीपी बनेगी, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, और उसके बाद आप फाइनली कोफिशिएंट फाइंड आउट करते थे उस जीपी या फिर एपी या फिर बाइनोमियल, सॉरी एपी नहीं, एजीपी, जीपी, बाइनोमियल, इन सब का एडिशन करके आप फिर फाइंड करते थे कि कौन सा कोफिशिएंट आपको चाहिए। तो मान लीजिए कि ये सीरीज आपको एक क्वेश्चन में दी गई है। अब आप इसमें कहोगे भैया इसमें तो ये 0 1 2 ये सब भी बदल रहा है, ये कहाँ कौन सा कांस्टेंट? तो हम कहेंगे नहीं, हमारा ये वाला पोर्शन n ये सब कांस्टेंट है। अगर हमें कोई भी एक जगह ऐसा दिख जाए कि लोअर सबस्क्रिप्ट आपकी थ्रू आउट कांस्टेंट रह रही है, तो हम वहां पे टाइप 4 ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है? रिप्लेस द टर्म विद करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन। तो किसको हम रिप्लेस करेंगे? जिनके लोअर सबस्क्रिप्ट फिक्स हो। सबसे पहले क्या है इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो कि हमें किसको रिप्लेस करना है? जिनके लोअर सबस्क्रिप्ट आपके फिक्स हो। मतलब जैसे यहां पे आपको इन टर्म्स पे फोकस करना है। ठीक है, जो वेरिंग का टर्म है उस पर नहीं फोकस करना, जो फिक्स टर्म है उस पर फोकस करना है, जिसका लोअर सबस्क्रिप्ट आपका फिक्स है। तो आप लिखोगे इसको कि दिस इज, अब भाई अगर मान लो तुमसे कहा जाए कोफिशिएंट, मतलब ऐसे समझो, तुमसे कहा जाए कि 4 इंटू 12c5, तो तुम क्या लिख सकते हो? इसको बोल सकते हो ना कि दिस इज 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5 इन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 12 लिख सकते हो। या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5 इन 4 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 12 लिख सकते हो कि नहीं? सेम ही चीज है, कोई दिक्कत तो नहीं है दोनों में। भाई 4 इंटू ए लिखो या फिर 4a पहले ही से करके बाहर निकालो। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5 इंटू इन 4 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 12 ऐसा लिख दिया मैंने।
इसमें इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, इसको ऐसे लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सेम यहां पे यूज करते हैं हम, यहां पे अपन बोल देते हैं कि ये क्या है आपका x की पावर n का कोफिशिएंट है, किसमें 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में, उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है nc0 से। तो अपन लिख देते हैं इसको nc0 को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करो जैसे तुम 4 को ट्रीट कर रहे थे, ठीक है। अपन इसको लिख लेते हैं स्टेटमेंट, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इन nc0 जो 4 की तरीके से काम कर रहा है, इनटू ये कहां से निकला है 1 प्लस एक्स की पावर n से, ठीक है। फिर माइनस nc1 ये कहां से निकला है 1 प्लस एक्स की पावर 2n से। फिर nc2 ठीक है, ये कहां से निकला है 1 प्लस एक्स की पावर 3n से, एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारी टर्म्स आपके आगे हैं, ठीक है। तो आपको x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है इस सीरीज से। अब ये सीरीज क्या बनी है, अब आप देखिए जरा, ये सीरीज nc0 nc1 nc2 ये सब चलता जा रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये कोई जीपी तो है नहीं, लास्ट टाइम जीपी बन गई थी, जरूरी नहीं कि हर बार जीपी बने। इस बार ये क्या बन गया, एक बाइनोमियल सीरीज बन गई। कैसे, आप देख सकते हो कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए 1 प्लस एक्स की पावर n को मैं y मान लेता हूं, तो मेरे पास एक क्या दिख रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इन nc0 y की पावर y है ना, 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n को y लिया है, तो nc0 y, nc1 y स्क्वायर, nc2 y क्यूब, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें से एक y बाहर निकाल लेता हूं, y एक बाहर निकाल लिया, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इन y एक बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, nc0 माइनस nc1 y प्लस nc2 y स्क्वायर माइनस nc3 y क्यूब, ऐसे करके टर्म्स आपके पास होंगी, ठीक है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये क्या चीज लिखी हुई है भाई, इसको अब क्लब करो, जैसे जीपी थी डायरेक्ट क्लब कर दिया था तुमने, इस बार एक बाइनोमियल बनी है, बाइनोमियल यहीं बन गई है। अब हम आगे की जो भी स्टेप्स लिख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं इसको क्लब करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में बदलने की। एजीपी बन जाएगी तो हम एजीपी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में, जैसे एजीपी का सम निकालते हैं उस तरीके से सम निकाल के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये सीक्वेंस बन गया। अब इसको अगर आप सम करते हो, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इन y एज इट इज, ठीक है, इनटू ये क्या लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है 1 माइनस y होल रेज टू पावर n, लिखा है कि नहीं लिखा है ना, 1 माइनस y रेज टू पावर n, ये लिखा हुआ है। तो आपको ये थोड़ा कॉम्पैक्ट हुआ अभी, लेकिन y खुद में बड़ी चीज थी, y क्या था 1 प्लस एक्स की पावर n था। तो आप देखो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, y को अब रिप्लेस कर दें 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस इंटू 1 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n और होल रेज टू पावर n, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, कई बार ये लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, मतलब इस थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इसमें इन्वॉल्व होना। एक बार समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत आती है तो इसमें आपको थोड़ा रिवाइंड करके भी देखना पड़ सकता है, ठीक है। कैलकुलेटिव है, ये बात तो रहेगी, ठीक है। तो x1, ये आप सबसे पहले अभी तक क्या क्या कहा हमने कहा कि पहले तो आप इसको ऐसे समझिए, nc0 nc1 जो वेरिंग क्वांटिटी है उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करिए। तो आपने कहा कि जो बाकी टर्म्स जो मेरी फिक्स हो रही थी जिनकी लोअर सबस्क्रिप्ट, उन पे फोकस किया। हमने कहा कि दिस इज गिविंग यू x रेज टू पावर n का कोफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स की पावर n, दिस इज x की पावर n का कोफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स की पावर 2n 3n, ऐसे करके आपने सीक्वेंस बना लिया। फिर आपने कहा कि भाई अब मेरा काम अगला क्या है, ये जो भी सीक्वेंस बना हुआ है इसको क्लब करना। तो मुझे क्या दिखा, ये बाइनोमियल बन सकती है अगर मैं इसको y बोल दूं। तो अगर मैंने इसको y बोल दिया तो एक बाइनोमियल बन गई, ठीक है। अब इस बाइनोमियल को मैं थोड़ा y के टर्म्स में से लेकर के आया था, सिंप्लीफाई किया था एक तरीके से। अब मैंने इसको ट्राई किया कि इसको वापस से x में बदला जाए, ठीक है। तो अब आपके पास देखो 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, और ये तो मतलब यहां से आपके पास क्या है, nc0 है प्लस nc1x है प्लस nc2x स्क्वायर है, ठीक है, nc3x क्यूब है, ठीक है, अप टू आपके पास ncnx की पावर n है, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं थोड़ा, ठीक है। ये है आपका, अभी तो आपने सिर्फ इसको लिखा है, अब आप इसको लिखना शुरू कीजिए। तो जब आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो पूरा एक्सपेंड, ये n तो अभी छोड़ ही दो, n तो ऊपर रहेगा ही रहेगा,
ठीक है, n को अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पहले केवल इसी को एक्सपेंड करो तो क्या होगा 1, और जब इसके एक्सपेंशन से पहला टर्म 1 क्रिएट होगा, दोनों कैंसिल, बाकी क्या बचेगा माइनस का nc1 इंटू एक्स माइनस का nc2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का nc3 इंटू एक्स क्यूब, है ना, ठीक है, माइनस का nc3 इंटू एक्स क्यूब, और ऐसे ही करते करते आप माइनस ncn x की पावर n तक पहुंच जाओगे, होगा। इसको केवल एक्सपेंड किया और इन सब की पावर में क्या लगा हुआ है, n और लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है, थोड़ा ये जो शॉर्टकट मार रहे थे अपन इसको तो छोड़ते हैं, पूरा लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस मल्टीप्लीकेशन, दिस टर्म और इसका भी रेज टू पावर है, ठीक है। इतनी बड़ी टर्म बन गई, ठीक है, अपन डर गए, ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन सी बात है, इंसान डर जाते हैं। तो आप देखिए ये आपके पास टर्म आ गई है, अब आपको x की पावर n क्लब करना है, जरा थोड़ा सा ध्यान दोगे तो काम आसान हो जाएगा। यहां आप देखो x आपका कॉमन है, x अगर कॉमन है तो x की पावर n बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो उसको मैंने बाहर निकाला, दिस इज गिविंग यू x रेज टू पावर n इनटू इसको लिख दो nc0 प्लस nc1x, है ना, प्लस nc2x स्क्वायर प्लस अप टू ncn x की पावर n, ठीक है। ये आपका ये वाली ब्रैकेट हो गई, इसमें से आपने x बाहर निकाला था, अब क्या बचा आपके पास, बल्कि मैं माइनस x ही बाहर निकाल दिया, फिर रहने दो, ठीक है, इतना निकाल लिया मैंने। यहाँ पे क्या बचा आपका, एक -1 की पावर n बचा होगा, उसको भी लिख लिया मैंने, ठीक है, माइनस x है ना, माइनस कॉमन निकाल सकते हो तो -1 की पावर n निकाल लिया बाहर। बाकी क्या बचा आपके पास, nc1 प्लस nc2x प्लस nc3x स्क्वायर अप टू ncnx की पावर n-1 और होल रेज टू पावर n, ये आपका है, ठीक है। आपको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n निकालना था, तो अब जरा देखिए आप कैसे करेंगे। आप सोचो x क्यूब का आपको कोफिशिएंट निकालना है किसी टर्म से, x क्यूब आपकी बाहर ही प्रेजेंट है, तो अब बाकियों से आपको क्या चाहिए, इसके आगे जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं इनसे आपको क्या चाहिए, x की पावर 0 चाहिए ना, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड हम फिर से क्रिएट करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए यहीं पे रोक दिया, आगे बढ़े अपन थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं, फिर से आगे जो करने वाले हैं उसके लिए रफ मान लो इसे, ठीक, कि आपके पास मान लो कहा गया 4 प्लस 2x प्लस x 2x क्यूब, है ना, 3x क्यूब मान लो रेज टू पावर 20, ये आपको करना है मान लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4 प्लस 2x प्लस 3x क्यूब, है ना, 4 प्लस 2x प्लस 3x क्यूब, है ना, और ऐसे करते करते यही चीज 20 टाइम्स आपकी लिखी गई होगी, ठीक है, यही मतलब है इसका। तो अगर आपसे कहा जाए कांस्टेंट टर्म बनाइए कि आउटकम में क्या आएगा कांस्टेंट, तो आप क्या कैसे करेंगे, इस ब्रैकेट से भी आप 4 निकालेंगे, इस ब्रैकेट से भी 4 निकालेंगे, लास्ट ब्रैकेट से भी आप 4 निकालेंगे, हर ब्रैकेट से कुछ तो लेना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कर सकते ना कि मल्टीप्लिकेशन करते टाइम हमने एक ब्रैकेट छोड़ ही दिया, ऐसा नहीं करेंगे। इस आप कैसे एक कांस्टेंट टर्म आप कैसे जनरेट कर सकते हो, x की पावर 0 को क्लब करके, कैसे कैसे x की पावर 0 बन सकता है, तो एक ही तरीका है, 4 4 4 ऐसे सारे फोर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, पहले ब्रैकेट से 4, दूसरे ब्रैकेट से 4, तीसरे ब्रैकेट से 4, लास्ट ब्रैकेट से भी 4, तो कांस्टेंट टर्म आपका क्या बन जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 20 टाइम्स, मतलब 4 रेज टू पावर 20। आप देखो आपसे कहा जाए कि आप x का कोफिशिएंट बताओ, तो x का कोफिशिएंट बताने के लिए क्या करोगे, क्या किया मैंने, देखो अगर आप पहले ब्रैकेट से x उठाते हो, मतलब 2x आप पहले ब्रैकेट से उठाते हो, तो बाकी ब्रैकेट से आपको क्या उठाना चाहिए, कांस्टेंट टर्म्स ही उठाने चाहिए ना, क्योंकि 2x अगर किसी और चीज से, मान लो 2x एक ब्रैकेट से लिया और किसी अदर ब्रैकेट से आपने x की टर्म उठा ली, तो मल्टीप्लिकेशन तो x स्क्वायर जनरेट हो जाएगा, होगा कि नहीं। आगे के ब्रैकेट्स में से भी कुछ कुछ निकालोगे, मान लो किसी भी एक ब्रैकेट से तुमने x उठा लिया, एक तो 2x यहां यूज कर ही रहे थे, उसके अलावा तुमने किसी भी ब्रैकेट से x उठा लिया, ठीक है, तो आपका इसका मतलब आपने स्क्वायर जनरेट करा दिया कम से कम, ठीक है। आप 2 ब्रैकेट, इसके अलावा 2 ब्रैकेट से आप x उठाएंगे तो x क्यूब जनरेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि 4 प्लस आप मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में सोचो कि आपको अगर x का कोफिशिएंट क्लब करना है तो कैसे करना होगा, 2x यहां से उठाया, ठीक है, तो आपको बाकी ब्रैकेट से x की पावर 0 को उठाना होगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन करने पे आपका x की पावर 1 क्रिएट होगा, होगा कि नहीं। तो 2x इंटू क्या करना होगा उस समय आपको 4 4 4 4 कितनी बार, बाकी हर एक ब्रैकेट से आपको 4 उठाना है और इस ब्रैकेट से आपने 2x उठा लिया,
ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगली बार आपने कहा कि भाई मैंने इस ब्रैकेट से 2x उठाया था, इस बार मैं इस ब्रैकेट से 2x उठाऊंगा, उठा लो इस ब्रैकेट से 2x, तो बाकी जो 19 ब्रैकेट्स फिर से बचे हैं उन सारे ब्रैकेट से आपको कांस्टेंट 4 उठाना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से आप अगर मान लो कि जिस भी ब्रैकेट से 2x निकालते हो, ठीक है, तो उसके अलावा बाकी जितने 19 ब्रैकेट्स पड़े हुए हैं आपके पास उन सब से आपको 4 ही क्लब करना होगा, तब तो आप बना पाओगे ना x की रिक्वायर्ड टर्म, ठीक है। इसी तरीके से आपसे कहा जाए कि भाई एक्स स्क्वायर की टर्म बताओ, तो एक्स स्क्वायर की टर्म के लिए आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर के लिए आप खोजोगे कि भाई ये 4 यहां से मान लो मैंने उठाया तो मुझे कहीं एक्स स्क्वायर मिल रहा है क्या। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि एक ब्रैकेट से एक्स की पावर 0 मिल जाए, सॉरी एक ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा मिल जाए, ठीक है, और बाकी सब जगहों से मैं एक्स की पावर 0 को उठा लूं, ठीक है। तो ऐसा तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर कहीं प्रेजेंट ही नहीं है, तो और क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि 2 जगहों से मैं एक्स उठा लूं और बाकी जो 18 ब्रैकेट्स हैं उनमें से मैं उठा लूं कांस्टेंट, मतलब x की पावर 0। तो 2 ब्रैकेट से मैं x उठाऊंगा, कोई 2 ब्रैकेट्स ले लिए, मान लो पहले दूसरे ब्रैकेट से मैंने x उठा लिया, ठीक है, तो बाकी 18 ब्रैकेट से मुझे क्या उठाना पड़ेगा, बाकी 18 ब्रैकेट से मुझे कांस्टेंट 4 उठाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगली बार मैंने जैसे अभी फर्स्ट सेकंड से मैंने x उठाया था, अगली बार मैं सेकंड थर्ड से x उठाऊंगा और बाकी हर एक ब्रैकेट से क्या करूंगा, x कांस्टेंट उठाऊंगा। फिर अगली बार फर्स्ट थर्ड से उठाऊंगा x की टर्म और बाकी सबसे, मतलब ऐसे करके 2 ब्रैकेट्स कोई चूज करूंगा, उनसे x उठाऊंगा और बाकी सबसे मैं कांस्टेंट उठाऊंगा, तब तो मेरा x का पावर 2 जनरेट होगा उन सभी के एडिशन से। ये बात ठीक है। ये बात थोड़ा सा आप अगर दिक्कत हो रही है तो एक बार को मल्टीप्लाई करने का समझो, 4 + 2x + 3x3। आपको बेसिकली हर ब्रैकेट से कुछ कुछ टर्म्स उठाते हो, उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन करते हो और फिर फाइनली ऐड कर देते हो, यही करते हो ना। तो बस उसी चीज को हमें फिर से समझना है, मल्टीप्लिकेशन वाली चीज को, ठीक है। अब आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इसमें निकालनी थी आपको। अब वापस से इस पे आते हैं अपन, तो यहां पे आप देखो x की पावर n तो यही जनरेट हो गया। अब जो आगे आपने जो भी चीजें लिख रखी हैं उनसे आपको क्या उठाना है, x की पावर 0 उठाना है। भाई x³ निकालना था, x³ यही बन गया, तो आगे जो लिखा हुआ है उसमें से आपको क्या निकालना होगा, x की पावर 0, मतलब कांस्टेंट्स, है ना। तो x की पावर 0 कैसे क्रिएट होगा, तो देखो यहां से भी आप x स्क्वायर ये सब तो उठा नहीं सकते, इसको अगर उठा लिया आपने, ठीक है, इसको अगर आपने उठा लिया तो इस x को कहीं से x की पावर -1 चाहिए होगा, तभी तो दोनों मिलकर x की पावर 0 क्रिएट कर पाएंगे, है ना। आपको इसके आगे के टर्म से x की पावर 0 चाहिए था, ठीक है, और आपने उठा लिया मान लीजिए यहां से x, तो कहीं से आपको x की पावर -1 मिलेगा क्या, किसी ब्रैकेट से नहीं मिलेगा। ये ब्रैकेट आपकी n बार लिखी हुई है, लेकिन कहीं आपको x की पावर -1 देगी क्या, नहीं देगी, है ना। तो आपके पास कुछ इस तरीके की टर्म बची हुई है। अब आपको क्या करना है, एक ही सिचुएशन हो सकती है x की पावर 0 की, वो क्या कि यहां से भी आप कांस्टेंट को यूज करें, है ना, यहां से भी आप कांस्टेंट को यूज करें और इस तरीके के जो n ब्रैकेट सारे लिखे हुए हैं सब में से आप कांस्टेंट को ही यूज करें, तभी ऐसा होगा। तो मतलब क्या होगा, nc0 एक ब्रैकेट से, इससे nc1, इसके अगले वाले ब्रैकेट से nc1, फिर nc1 कितनी बार लेना पड़ेगा, n ब्रैकेट्स हैं, सब में से nc1 लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दिया सबका, nc0, ठीक है, nc0 इंटू nc1 इंटू nc1 इंटू nc1 इंटू nc1 कितनी बार, n टाइम्स, ठीक है। तो अब वापस से अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे आते हैं। कितनी बार हो गया, nc0 आपका एक बार और nc1 आपका कितनी बार आएगा, n ब्रैकेट्स में आएगा, तो दिस इज गिविंग यू nc0 इंटू nc1 कितनी बार है, n टाइम्स है, ठीक है। और -1 की पावर n और था, तो -1 की पावर n और लिख दिया, ठीक है। ये तो खैर कांस्टेंट है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आपको x की पावर 0 का कोफिशिएंट चाहिए था इन एक्सपेंशन ऑफ दिस विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और ये आपको क्या मिलेगा, ये आपका 1 है, ये -1 की पावर n और ये n की पावर n, तो दोनों को मिला के मैंने लिख दिया -n की पावर n, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार वापस से देखना, और खास करके वो जो 4 + 2x + 3x³ वाली चीज जो मैंने आपको समझाई थी, ठीक है, उसके पैटर्न्स को एक बार एनालाइज करने की कोशिश करो, ठीक है।
अपन क्वेश्चन उससे लेंगे क्योंकि जेई अक्सर उसी तरीके के सवाल पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए, आप देख सकते हो कि सबसे पहले कि लोअर सबस्क्रिप्ट आपकी फिक्स है, तो मतलब टाइप 4 आपका यूज करना पड़ेगा। और बाकी सारी चीजें, मतलब टाइप 4 के अलावा एक और मेथड है इसके लिए, बट अपन अभी फिलहाल टाइप 4 से ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो nc3 to n+1c3 3 into n+2c3 up to n into 2n-1c3 ऐसा कुछ है ना। तो मैं इस सीरीज में आगे 1 भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए आपका लोअर सबस्क्रिप्ट फिक्स है। टाइप 4 के टर्म्स में अगर हम बात करें तो क्या लिखा गया है, ये इसको एक स्टेटमेंट से रिप्लेस करेंगे। क्या है वो, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 3 जो लोअर सबस्क्रिप्ट है ना, इन एक्सपेंशन ऑफ 1 आपका इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, ये पहली टर्म। फिर 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n+1, फिर 3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n+2, और ऐसे ही करते हुए लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2n-1, ये आपका है। और इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ x³ फाइंड आउट करना है। अब आप ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये AGP लिखी हुई है, कोई बाइनोमियल और नॉमिनल नहीं है ना, GP है, लेकिन एक AGP लिखी है। देखो 1 2 3 वाली एक AP और 1 प्लस एक्स कॉमन रेशियो वाली एक GP, ठीक है। जिसमें से मैं 1 प्लस एक्स की पावर n को मैं बाहर निकाल लेता हूं पहले तो, ठीक है। तो आगे क्या लिखा था, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। और अप टू लास्ट में आपके पास टर्म थी n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1, ठीक है, ये लिखो। ओके, तो इसमें से आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक। इसका सम करते हैं पहले तो इसको सम हमने कर लिया, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस एक्स 3 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस अप टू n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1। तो जीपी का सम करने के लिए क्या करते हैं, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक टर्म शिफ्ट करके लिखा 1 प्लस एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और अप टू यहाँ पे n-1 आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n-1, ठीक है। और ये वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करोगे तो अलग से लिख जाएंगे 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। डिफरेंस लिया यहां से, s इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। अप टू ये आ गया आपका 1 प्लस एक्स की पावर n-1 माइनस आ गया आपका n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n। आपको इस GP को ऐड करना है और इस GP में आपके पास यहां तक GP है जिसमें आपके पास कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो आप देखो फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स की पावर में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स -1, ठीक है। ये GP का सम हो गया। एक अलग से वो उधर लिखा ही है 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स की पावर n -1 अपॉन x माइनस n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। आपका ये क्या है, s इंटू माइनस एक्स है। तो अगर आप s निकालना चाहें तो s आपका कितना होगा, s आपका होगा पूरे को माइनस एक्स से डिवाइड किया, तो माइनस एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n और नीचे एक्स स्क्वायर, और ये माइनस ठीक है, माइनस एक्स से आपने दोनों टर्म्स को डिवाइड कर लिया, ठीक है। इसको मैंने पलट के लिख दिया है, 1 यहाँ नेगेटिव था, यहाँ मैंने पलट के लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके पास s का एक्सप्रेशन आया, इस AGP का सम आ गया, ठीक है। तो आपको करना क्या था, आपको दिस टर्म इनटू AGP, ये है ना, AGP का सम ये था, तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में आपको x³ को खोजना था। तो आपका देखिए क्या क्वेश्चन बना, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x³ इन क्या 1 प्लस एक्स की पावर है और इनटू, जरा इसको क्लब करके देखें अगर हम, तो हमारे पास क्या बनेगा, तो थोड़ा और क्लब कर सकते हैं शायद। 1 अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n और प्लस nx इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n, तो नीचे आपके पास बचेगा x² थ्रू, ठीक है।
चलिए लिखते हैं 1 माइनस, ये भी वैसे 1 प्लस एक्स की पावर एन भी क्लब कर लो, 1 प्लस एक्स की पावर एन को मैंने क्लब कर लिया इन दो टर्म से, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर एन क्लब कर दिया तो एन एक्स और माइनस 1, तो यहाँ बचा आपका एन एक्स माइनस 1 और नीचे आपके पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस, ये सब नहीं, ये फाइनल लिख दो, 1 प्लस एक्स की पावर एन इंटू एन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपको कोफिशिएंट निकालना है x की पावर 3 का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम, इसको फिर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, थोड़ा सा रिमूव करके मैं नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करता हूं। तो आप देखो मल्टीप्लीकेशन इसका एक बार, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 3 इन, है ना, ये कितना बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं अंदर, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 2n इंटू एन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको मैंने ऐसे लिखा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको एक्स क्यूब चाहिए तो आपको नीचे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर से क्या चाहिए होगा, एक्स की पावर 5 चाहिए होगा, तभी तो आप फाइनली एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर विल गिव यू एक्स क्यूब। तो आपको अगर इस टर्म से एक्स क्यूब निकालना है तो आपको क्या खोजना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 इन दिस टर्म, ठीक है। तो आपको क्या खोजना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 इन 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। और यहां से भी नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर से आपको क्या खोजना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 इन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n इंटू एन एक्स माइनस 1, ठीक है। आई नो कि थोड़ा टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बट करने से होगा, ठीक। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इस एक्सप्रेशन में कितना आएगा, NC5, ठीक है, प्लस यहां पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 आपको चाहिए, है ना। इसको मैं थोड़ा सा और ब्रेक करके अगर लिख दूं तो मुझे क्या दिखेगा, इंटू एन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ठीक है। इसमें से x की पावर 5 कितना निकलेगा भाई, x एक बाहर है तो अंदर से आपको क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए, तो आपको मिलेगा 2nc4, 1 प्लस एक्स की पावर 2n से आपको क्या चाहिए, x की पावर 4, यहां एक x पहले से है तो दोनों मिलके x5 होंगे, और इंटू n तो है ही कांस्टेंट पड़ा हुआ, माइनस इसमें से आपको क्या चाहिए, इसमें से आपको चाहिए x की पावर 5 जो कि कितना आएगा 2nc5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो nc5 प्लस n इंटू 2nc4 माइनस 2nc5, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमने अलग अलग 3 टाइप की चीजें देख ली, एक बार हमने एजीपी बना के देख लिया, एक बार हमने जीपी से ही काम चला लिया था जो लास्ट लेक्चर में किया था, और एक बार हमने बाइनोमियल भी बना ली, ठीक है। इस 3 तरीके की सीरीज बन सकती हैं, उनका एडिशन करिए, क्लब करिए, ठीक है। पहला सवाल तो वही है, ठीक है, उसके बाद फाइनली कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो मतलब ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, इस तरीके का पूछा ना जाए, बट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है। पूछा जा सकता है, अपन ऐसी कोई गारंटी नहीं लेते, ठीक है, बट हाँ थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी कम है, ठीक है, तो अपन इस तरीके से सॉल्व करके क्वेश्चन निकाल सकते थे। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 49 इन दिस एक्सपेंशन या मल्टीप्लिकेशन के लो, ठीक है। तो ट्राई करो आप खुद से इसको सॉल्व करने का, है ना। क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो इसमें, मैं सोल्यूशन क्यों जा रहा हूं, तो क्या आपको इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आपके पास x की कितने टर्म, मतलब टोटल कितने ब्रैकेट्स हैं, 50 ब्रैकेट्स हैं, है ना। तो 50 ब्रैकेट्स हैं, मतलब जब आप इसको अगर पूरा एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपके पास क्या दिखेगा, x की पावर 50 का मतलब 50 डिग्री का एक पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, तो 50 डिग्री का अगर एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, x की पावर 49 का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी आप समझ सकते हो, आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि अगर x की पावर 50 है ये, ठीक है, और आपको अगली बार चाहिए x की पावर 49, तो x की पावर 49 के साथ क्या टर्म आएगी, देखो x की पावर तो 50 के साथ कोफिशिएंट तो 1 ही आएगा ना, सब में से x की पावर 50 माइनस x की पावर 49 के कोफिशिएंट के तौर पे
पहले ब्रैकेट से आपने x मान लीजिए उठा लिया, तो बाकी हर एक ब्रैकेट से आपको क्या उठाना चाहिए? बात समझ में आती है क्या? अगर एक ब्रैकेट से आपने x उठा लिया, ठीक है, सॉरी, एक ब्रैकेट से आपने कांस्टेंट उठाया, तो बाकी हर एक ब्रैकेट से आपको x उठाना पड़ेगा, तभी तो आप x की पावर 49 क्रिएट कर पाओगे, है ना? ऐसे देखो, x की पावर 49 आपको बनाना है। अभी अब आप x की पावर 50 बना रहे थे तो क्या कर रहे थे? सब में से एक एक x उठा रहे थे, तब x की पावर 50 बन जा रहा था उनके मल्टीप्लिकेशन से। x की पावर 49 बना, और कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं पॉसिबल था ना x की पावर 50 का। उसी तरीके से x की पावर 49 के लिए देखो क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि 49 के साथ आप 14 मतलब टोटल 50 ब्रैकेट्स हैं, 49 ब्रैकेट से आप x उठा लो तो x की पावर 49 बच गया। एक जो ब्रैकेट और बचा था उस ब्रैकेट से आप क्या करो? कांस्टेंट उठा लो, ठीक है। तो आपने मान लीजिए पहले ब्रैकेट से कांस्टेंट उठाया और बाकी 49 से x, है ना, पहले ब्रैकेट से कांस्टेंट बाकी 49 से x लेते गए, ठीक है। तो -c1/c0 बनेगा और बाकी सब में आप x लेते गए, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, x का कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो x इंटू एक्स अप टू 49 टाइम्स x हो गया और इंटू आ गया -c1/c0। ये एक टर्म क्रिएट हुई। आपने अभी पहले टर्म से लिया था कांस्टेंट, इसी तरीके से आप दूसरे टर्म से भी ले सकते थे। तो दूसरे टर्म से आपका कांस्टेंट क्या आता? -2² c2/c1, ठीक है। इससे आपने कांस्टेंट लिया तो बाकी आप 49 ब्रैकेट से x लेते, ठीक है। फिर तीसरे ब्रैकेट से लिया 3² c3/c2 और ऐसे करते करते अपन पहुंच गए 50² c50/c49, ठीक। तो आप आगे थोड़ी देखना है, हमें 49 का कोफिशिएंट निकालना था, तो हमें पता चला कि 49 का कोफिशिएंट क्या है? 49 का कोफिशिएंट है आपका c1/c0 प्लस 2² c2/c1 प्लस 3² c3/c2, है ना, अप टू 50² c50/c49, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज मिस कर दी है, ये 50c1 था, ठीक है, सॉरी, इन सभी में ये ऐसा है, सॉरी, मैं ऐसे लिखना चाहूंगा CR मींस, ठीक है, CR इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? CR मींस 50CR, ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन। तो आपके पास ये टर्म्स आ गई, है ना, 50c1/50c0, 50c2/50c1, 50c3/50c2 अप टू 50c50/50c49, ये आपकी टर्म्स है। आप इस चीज को थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी समझ सकते थे कि 58 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स क्या हैं? c1/c0, 2² c2/c1, 3² c3/c2, ये सब आपके रूट्स हैं, ठीक है। तो 49 का कोफिशिएंट क्या होगा? सम ऑफ रूट्स। 49 के कोफिशिएंट के तौर पे हमें क्या मिलता है? माइनस सम ऑफ रूट्स मिलता है ना, ठीक है। x की पावर 49 का अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालते हो बेसिकली, तो दैट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 49 अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट आपका एनीवे 1 ही था, ठीक है। तो ये आपके सम ऑफ रूट्स हो गए और उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा दिया, तो आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी कह सकते थे कि ये x की पावर 49 का कोफिशिएंट है। लेकिन मुझे आपको बेसिकली एक्सप्लेन क्या करना था कि कैसे हम ब्रैकेट से टर्म्स निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन नहीं लगेगी, लेकिन ये ब्रैकेट्स वाली चीज बहुत काम आएगी। तो अपन देखिए, इसका अगर सम करें, हमारा टारगेट अब ये है कि इसका सम निकालना है। तो अपन सबसे पहले क्या सीखे थे कि कोई भी इस तरीके की चीज दी गई हो तो समेशन के फॉर्म में लिख लो। तो माइनस समेशन क्या बनेगा? इसको मैं 1², 2² 3² ऐसे पढ़ लूं, तो r² CR+1/CR, और r इक्वल टू आपका नहीं, CR नहीं, r NCR -1 ऐसा ले लेते हैं। r इक्वल टू 1 से लेके 50 तक, ठीक है, 50CR/50CR-1, ठीक है, ये टर्म्स बन जाएंगी। अब आप देखिए इसका मतलब क्या है, 50 NCR/NCR-1, ये तो फॉर्मूला होता था, तो इसको हमने लिख लिया कि दिस इज इक्वल टू माइनस समेशन ओवर r²। ये फॉर्मूला क्या होता था? n-r+1/r। तो n आपका है -r+1/r, n(r²) इंटू n-r+1/r। r वेरीज फ्रॉम 1 से 50, ठीक है। तो
तो आपके पास क्या आया, माइनस समेशन ओवर r इक्वल टू 1 से 50 r इंटू 50 माइनस r प्लस 1, मतलब r इंटू 51 माइनस r। अब ये तो आप निकाल ही सकते हो, समेशन ओवर आपसे कहा जा रहा है, अगर मैं माइनस को भी अंदर ही भेज देता हूँ तो बेसिकली r स्क्वायर, ठीक है, माइनस 51 समेशन ओवर r, r आपका वेरी 1 to 50, r 1 से 50 के बीच आपका वेरी कर रहा है, यहां से आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपके पास दो क्वेश्चंस है ना, आप रैंडम क्वेश्चंस अपन ले रहे हैं, ठीक है। तो 10ci इंटू 20cm माइनस आई समेशन i इज इक्वल टू 0 से m, और इसको मैक्सिमाइज करना है हमें फॉर सम वैल्यू ऑफ m, वो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और सेकंड क्वेश्चन में ये सीरीज है, इस सीरीज का आपको समेशन बताना है, ठीक है। तो आप ट्राई करिए खुद से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि भाई इन दोनों का सम कांस्टेंट है, लोअर सबस्क्रिप्ट्स का सम कांस्टेंट है, तो अपने को मिलेगा क्या, 30cm, है ना। कोई टर्म मिसिंग है क्या, तो नहीं, क्योंकि 0 से पहले भी नहीं जा सकते, i को -1 भी नहीं रख सकते हो, और i को m से आगे मतलब m+1 भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि फिर ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो आपके पास 30cm ये लिखा हुआ था और इसको मैक्सिमाइज करना था, तो ये बात तो हमने करी है ना, 30cm मैक्सिमम कब होगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को जब हमने मैक्सिमाइज करने की बात की थी तो हमने कहा था 30cm अगर है तो मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, m इक्वल टू 50। ये बहुत आसान सा सवाल दिया हुआ था, ये जेईई एडवांस का सवाल है, ठीक है। फिर आप सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा। सेकंड क्वेश्चन में आपके 2 के ये सब कुछ दिया हुआ है और इसका समेशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आप इसमें देखें अगर, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन तो है, लेकिन ये साथ में 2 की पावर k-1 वगैरह भी है। वैसे अगर हम इसको ऐसे देख लें कि पहले समेशन फॉर्म में लिखा है ना, तो क्या -1 रेज़ टू पावर समथिंग होगा, देखेंगे अभी इसको। NCR से स्टार्ट किया मैंने और इंटू n-r ck-r, ऐसे ही चल रहा है ना, n-1 ck-1, n-2 ck-2, ऐसे करके चल रहा है। तो r कहां से कहां तक जा रहा है आपका, r जा रहा है आपका 0 से लेकर के फाइनली k तक, ठीक है। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव भी है और 2 का भी कुछ है चक्कर, तो 2 रेज़ टू पावर देखो क्या है, 2 रेज़ टू पावर k-0, k-1, k-2 मतलब k-r है, ठीक। और -1 की पावर देखें तो -1 की पावर 0, मतलब पहले अगर मैं r लिखता हूं तो देखो -1 की पावर 0 पॉजिटिव टर्म बनाएगी, -1 की पावर 1 नेगेटिव बनाएगा, -1 की पावर 2 फिर से पॉजिटिव बनाएगा, मतलब सब चीज अपनी तैयार है ना। ओके, अब इसमें से अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे NCR n-r ck-r और 2 रेज़ टू पावर k-r, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ मल्टीप्लिकेशन जैसा बना नहीं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि हमारे पास जो हमारे टाइप्स हैं उस तरीके का ना बने, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तरीके का ना बने पैनल, तो उसी के लिए ट्राई करेंगे। बन जाता है तो सो फॉर सो गुड, और मैक्सिमम टाइम बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप जो ये लिखा आपने इसी को सिंप्लीफाई करके देखिए, हो सकता है कि किसी टाइप की जरूरत ही ना हो, ऐसे ही सवाल हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो आप, अगर आप -1 की पावर r इंटू NCR को क्या लिख सकते हो, n फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन k माइनस r फैक्टोरियल और इंटू n माइनस k फैक्टोरियल और इंटू 2 रेज़ टू पावर k माइनस r, समीशन ओवर r इक्वल टू 0 से k, n माइनस r साफ, ठीक। अब हमारे पास वेरिंग क्वांटिटी आपकी r है, ध्यान रहे, ठीक है। तो k और n ये दोनों आपके फिक्स हैं, k और n आपके फिक्स हैं, r आपकी वेरिंग क्वांटिटी है, मतलब ये क्वांटिटी आपकी फिक्स है। तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उनको बाहर निकालते जाइए। तो n फैक्टोरियल को मैंने बाहर निकाल लिया, और क्या मुझे दिखा, n माइनस k फैक्टोरियल, इसको भी बाहर ले लिया, और 2 रेज़ टू पावर k माइनस r है तो उसमें से 2 रेज़ टू पावर k को भी मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अब अंदर क्या क्या बचा, समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से k -1 की पावर r, n फैक्टोरियल कंज्यूम हो चुका है, r फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा क्योंकि r वेरिंग क्वांटिटी है ना। और क्या बचा अपना k माइनस r, है ना, ये बचा हुआ है, तो k माइनस r भी बचा हुआ है, और इंटू 2 रेज़ टू पावर k बाहर निकल चुका था तो 2 रेज़ टू पावर माइनस r भी बचा हुआ है। ओके, अब थोड़ा सा अगर आप इस पे ध्यान दो तो अगर आप ये देखो, ये दोनों भाई
आर फैक्टोरियल के माइनस आर फैक्टोरियल, अगर ऊपर के फैक्टोरियल हो जाए, ठीक है, तो ये के सी आर बन जाएगा। तो आप देखो क्या लिख सकते हो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के फैक्टोरियल इंटू 2 रेज टू पावर k, ठीक है, समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से k। आपने क्या किया, k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड भी करो भाई ऐसा, और अपॉन आपने क्या किया, यहाँ पे k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया r फैक्टोरियल k माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, और ये -1 की पावर r और 2 की पावर माइनस r को मिला देता हूं मैं, और मैं लिख देता हूं -1/2 की पावर r, चलेगा, ठीक है। तो अब आपका ये बन गया समेशन ओवर n, इतने पोर्शन को देखो जरा, ये क्या है, n c k लिखा हुआ है, तो समेशन ओवर n c, सॉरी समेशन नहीं, ये तो बाहर है ना, n c k है ना, इंटू 2 रेज टू पावर k, ये तो पोर्शन आपका बाहर है, और समेशन के तौर पे क्या है, r इज इक्वल टू 0 से k, r इज इक्वल टू 0 से k, ठीक है। और ये क्या लिखा है, के सी आर माइनस हाफ की पावर r, तो के सी आर माइनस हाफ की पावर r, ये आपका टर्म है, ठीक है, ठीक है आपकी बात। तो यहां से आप आसानी से देख सकते हो, ये r, यहां भी r इज वेरिंग फ्रॉम 0 to k, स्टैंडर्ड बाइनोमियल बन गया आपका। तो n c k इंटू 2 की पावर k, और ये क्या लिखा हुआ है आपका 1 माइनस हाफ की पावर k, लिखा है कि नहीं लिखा है, सारे टर्म्स आ गए, के सी 0 से के सी के तक के, एन सी आर एक्स की पावर r, ऐसा ही है ना, तो 1 माइनस हाफ की पावर k, तो यहां से आपका आ गया एन सी के इंटू 2 रेज टू पावर k, है ना, और यहां से हाफ की पावर k, ठीक है, सब कैंसिल आउट, बचा क्या, एन सी के, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार कोई टाइप ना हो तो पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, कि सिंप्लीफाई कर लो, हो सकता है वहीं से डायरेक्टली कुछ बन जाए, ठीक है, तो हमें कोई टाइप वाइप लगाने की जरूरत नहीं, बस कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन में ही सब कट पिट गए, ठीक है। हाँ, ये चीज थोड़ी सी तुम्हें ऑब्जर्व करनी पड़ी यहाँ पे, के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास कोफिशिएंट ऑफ टी रेज टू पावर 24 निकालना है इन दिस एक्सपेंशन, तो आप ट्राई कीजिए खुद से, है ना। क्या आएगा, देखो 1 प्लस टी स्क्वायर रेज टू पावर 12, और इसको तो क्लब करके लिख ही सकते हो यार, टी रेज टू पावर 36 प्लस टी रेज टू पावर 24 प्लस टी रेज टू पावर 12 प्लस 1, यही लिखा हुआ है। अब आपको चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ टी रेज टू पावर 24 इन दिस मल्टीप्लीकेशन, तो आपके टी रेज टू पावर 36 को यहां से क्या चाहिए होगा भाई, t24 तक पहुंचना है, तो t की पावर 36 किस चीज से मल्टीप्लाई होकर 24 बना सकती है, t रेज टू पावर -12 से। क्या यहां से -12 जनरेट होगा, नहीं, तो इसका मतलब t रेज टू पावर 36 के करस्पॉन्डिंग कोई भी t रेज टू पावर 24 का टर्म नहीं क्रिएट होगा। फिर आप देखो, यहां से आपने अगर t रेज टू पावर 24 बनाया, मतलब यहां से लिया, तो इस ब्रैकेट से आपको क्या लेना चाहिए, इस ब्रैकेट से आपको t की पावर 0 लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहां से t की पावर 0 तो पॉसिबल है, तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि इस ब्रैकेट से अपन t की पावर 24 उठाते हैं, ठीक है, तो उसको चाहिए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ t रेज टू पावर 0 इन 1 प्लस टी स्क्वायर रेज टू पावर 12 होगा। फिर t की पावर 12 को क्या चाहिए होगा, 24 बनाना है, तो कोफिशिएंट ऑफ t रेज टू पावर 12 इन 1 प्लस टी स्क्वायर रेज टू पावर 12। फिर इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म मतलब t की पावर 0, ठीक है, वो क्या चाहिए होगा, कोफिशिएंट ऑफ t रेज टू पावर 24, तभी ना 0 और 24 मल्टीप्लाई होकर के ये देंगे, 12 और 12 मल्टीप्लाई होकर के 24 देंगे, इस तरीके से, है ना, इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर रेज टू पावर 12, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, देखिए t की पावर 0 का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना होगा 1, और इंटू यहाँ पे कितना है t की पावर 24 का 1, ठीक है, ये 5 होता तो इंटू 5 करना पड़ता। यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें से निकालो, सर टी की पावर 12 का कितना आएगा 12c6 आएगा, और टी की पावर 12 का इधर कोफिशिएंट कितना था 1। फिर यहाँ देखो, इसमें एक्सपेंशन में टी की पावर 24 का कोफिशिएंट क्या आएगा 12c12, और इधर कोफिशिएंट टी की पावर 0 का कितना था 1, ठीक है। ये सारे टी की पावर 24 के टर्म्स क्रिएट होंगे, और फाइनली क्या होगा, इनके बीच एडिशन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये भी पुराना जेई का क्वेश्चन है, ठीक।
तो ये हमने कुछ रैंडम क्वेश्चंस कर लिए। अब हम वापस से थोड़ी थियरी को अपने एक्सटेंड करते हैं और अपन स्टार्ट करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है, ऑल्दो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में खास करके एक इसका जो अगले 2 टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक आज के लेक्चर में और एक कुछ कल के लेक्चर में भी हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, मल्टीनोमियल थ्योरम और नेगेटिव इंडेक्स, फ्रैक्शनल इंडेक्स, है ना, n1 + x की पावर n में अगर n की जगह पे आपका कुछ नेगेटिव या फ्रैक्शनल हो जाए। ये दोनों पोर्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मल्टीनोमियल कहीं कहीं पे आपका अगर कहा जाए एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ कुछ जगहों पे कैलकुलेशन इजी करने के काम आ सकता है मे बी। और अगर देखा जाए तो दोनों ही जो थ्योरीज है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम कुछ चीजें ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो मल्टीनोमियल थ्योरम अपन स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आपको कुछ फॉर्मूला बेस्ड कुछ चीजें ही देखनी है। ठीक है, कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं, दैट्स इट। तो आपके पास मल्टीनोमियल थ्योरम में देखिए, मल्टीनोमियल जैसे बाइनोमियल वैसे मल्टीनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या था कि 2 टर्म्स थे, यहाँ मल्टीनोमियल है तो 2 से ज्यादा टर्म आपके बेस में होंगे। मतलब मान लीजिए कि आपसे कहा जाता है कि k1 × x + k2 × y + k3 × z और होल रेज टू पावर n, ठीक है, जहां n बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर। ठीक है, n बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर। तो इसका अगर आपको एक्सपेंशन करना रहे तो यहाँ पे आपको मल्टीनोमियल थ्योरम की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि अंदर 3 ही टर्म्स हों, है ना, k1x k2y और k3z, यहाँ 3 ही टर्म्स हैं, ये ट्राइनोमियल है। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5, 6, 10 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो k1x + k2y + k3z रेज टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसमें क्या करें, इसमें आपको क्या क्या चीजें समझनी है। पहले तो ये समझना है आपको कि आप देखो इसमें कुछ टर्म्स क्रिएट होंगी। ठीक है, उन टर्म्स को हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस k1x + k2y + k3z रेज टू पावर n। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कुछ टर्म्स क्रिएट होंगी। कैसी टर्म्स होंगी वो, उनमें कुछ कांस्टेंट होगा, मान लीजिए a0, है ना, या फिर ऐसे देखो, उनमें k1x की पावर होगा कुछ अल्फा, k2x की y की पावर होगा कुछ बीटा और k3z की पावर होगा कुछ गामा। ठीक है, ठीक है, तो अगर ऐसे समझो फिर से कि ये n ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं और इन n ब्रैकेट्स का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो कुछ ब्रैकेट से आप x लोगे, कुछ ब्रैकेट से आप y वाली टर्म लोगे और कुछ ब्रैकेट से आप z वाली टर्म लोगे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। ठीक है, हो सकता है सबसे आप x ले लो, हो सकता है आप सबसे y ले लो, हो सकता है आप सबसे z ले लो। इन केसेस में क्या होगा, x की पावर n, y की पावर n, z की पावर n, ये बन जाएंगे। अदरवाइज कभी x की पावर कुछ है, y की पावर कुछ है और z की पावर कुछ है, लेकिन यूज तो सारे ब्रैकेट्स होंगे ना, सारे ब्रैकेट्स यूज होंगे। तो कुछ ब्रैकेट से आपने x उठाया, मान लो अल्फा ब्रैकेट से आपने x उठाया, बाकी बीटा ब्रैकेट से आपने y उठाया और गामा ब्रैकेट से आपने z उठाया। तो अल्फा ब्रैकेट प्लस बीटा प्लस गामा ये कितना होगा भाई, n ब्रैकेट्स थे ना, उनमें से अल्फा से आपने x लिया, बीटा से आपने y लिया, गामा से आपने z लिया, तो ब्रैकेट्स कितने थे, n थे, सबसे कुछ तो लोगे। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होंगे, n के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, समेशन में और भी कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स भी होंगे। ठीक है, ठीक है, अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे, अपन इसकी बात कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमेशा क्या होगा, n के बराबर होगा। जैसे आप बाइनोमियल में कहते थे कि आप कोई भी टर्म लिखो, ठीक है, कोई भी टर्म लिखो एक्सपेंशन में, जो दोनों पावर्स होती थी x और y की, x + y की पावर n का जब आप एक्सपेंशन करते थे तो x और y की जो पावर्स होती थी उनका सम क्या होता था, n के बराबर होता था कि नहीं, हमेशा। वैसे ही यहाँ पे भी x मतलब फर्स्ट टर्म की पावर, सेकेंड टर्म की पावर और थर्ड टर्म की पावर्स का सम हमेशा क्या होगा, n के बराबर होगा। तो क्या चीजें हमें यहां से पढ़नी है वो हम बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर अल्फा, y रेज टू पावर बीटा एंड z रेज टू पावर गामा। ठीक है, ये हमें याद रखना है क्या है। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो भाई x की पावर अल्फा करोगे तो अपने आप k1 की पावर भी अल्फा होगा। भाई इसका मतलब क्या, वो अल्फा ब्रैकेट से आप k1x ले रहे हो, पहला टर्म ले रहे हो, तो x की पावर अल्फा होगा तो साथ ही साथ k1 की पावर अल्फा भी होगा, k2 की पावर बीटा भी होगा और k3 की पावर गामा भी होगा। ठीक है, होगा।
इनटू आपको क्या यूज करना है, इनटू वाली चीज आपकी इंपॉर्टेंट है क्या, n फैक्टोरियल अपॉन k1 फैक्टोरियल, k2 फैक्टोरियल, k3 फैक्टोरियल। ठीक है, और एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दी कि ये सब कब लिखेंगे, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा n के बराबर है। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा दे दिया गया अल्फा बीटा गामा जो कि n के बराबर होता ही नहीं, तो इसका मतलब ये इम्पॉसिबल था। ऐसा थोड़ी ना है कि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और किसी ब्रैकेट को छोड़ ही देंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास 7 ब्रैकेट्स थे और हमारे पास 2 ब्रैकेट से मैंने x उठाया, 2 ब्रैकेट से y और 2 ब्रैकेट से z उठाया, तो 7वें ब्रैकेट का क्या किया, तो वो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए अपन बोलेंगे कि अगर, है ना, दूसरा केस, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका n के बराबर नहीं है, देन दिस इज 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, पहले की पावर अल्फा, दूसरे की पावर बीटा, तीसरे की पावर गामा, तो क्या आया, उनके साथ जो कोफिशिएंट्स थे k1 k2 k3 उनके भी पावर्स वही लग गई, और n फैक्टोरियल अपॉन k1 फैक्टोरियल, k2 फैक्टोरियल, k3 फैक्टोरियल। n यहाँ पे है, ठीक है, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे अल्फा फैक्टोरियल, ठीक है, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, k1 k2 k3 नहीं, अल्फा बीटा गामा, ये यहाँ पे आ जाएंगे। दिस इज अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। ठीक है, कितने ब्रैकेट से आपने पहली टर्म ली, उसका फैक्टोरियल, कितने ब्रैकेट से दूसरी टर्म ली, कितने ब्रैकेट से आपने तीसरी टर्म ली। ठीक है, कैसे आया ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ही काम का है कि कोफिशिएंट कितना होता है और वो कब होता है। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका n के बराबर नहीं है तो आप आंसर लिख दोगे कि दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अभी क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे अभी अपन देखेंगे, है ना। एक और थ्योरी इससे रिलेटेड एक पॉइंट ये है, और एक ही और बस एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो क्या है, नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स इन एक्सपेंशन। जैसे आपने कहा था कि बाइनोमियल का एक्सपेंशन करते हैं हम x प्लस वाई की पावर n का, तो टोटल n+1 टर्म्स क्रिएट होते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, n+1 टोटल टर्म्स क्रिएट होते हैं एक्सपेंशन में। अब यहाँ पे कितने होंगे, तो नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स। ठीक है, डिसिमिलर का क्या मतलब होता है अभी समझते हैं। नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू n+r-1 CR-1। n+r-1 CR-1 ये हमारे नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स होंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे, ठीक है, तो भाई इसके एक्सपेंशन से कैसी टर्म्स क्रिएट होंगी। अगर कहीं x की पावर 5, y की पावर क्यूब, z स्क्वायर के सारे टर्म्स एक साथ कर लिए, ठीक है, सपोज इसके साथ 5 आ गया, फिर 3x की पावर 4, y की पावर मान लो 4 और z की पावर 2 मान लो, ऐसा ले लिया। ठीक है, तो ये सभी आपस में डिसिमिलर है। डिसिमिलर का मतलब विच कैन नॉट बी क्लब टुगेदर एनी मोर। ठीक है, जिनको हम फिर से क्लब ना कर पाए। अब ऐसा इसको नहीं बोलेंगे कि हमने एक हमारे पास मान लो कभी 1 + 3x + x² रेज टू पावर हमें दिया गया, ऐसा कुछ, ठीक है, मान लो x² रेज टू पावर 20 दे दिया गया, और हमने कहा इसमें कितने टर्म है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स आपके कैसे हैं भाई, यहाँ पे x को y के टर्म्स के साथ क्लब नहीं किया जा सकता था, y को z के साथ क्लब नहीं किया जा सकता था। जो भी उनकी पावर्स थी वो अलग अलग दिखाई देंगी हमेशा आपको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब क्लब होते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, इस तरीके का आपको सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। और इवन जेईई मेन में एक बार इस तरीके का उन्होंने सवाल पूछ दिया था, इसलिए उनको बोनस भी करना पड़ गया था। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन इस तरीके का आ चुका है। तो डिसिमिलर टर्म्स आपसे जब पूछा जाए तो आपको n+r-1 CR-1, टोटल एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स हैं, तो n+r-1 CR-1। ध्यान रहे कि जो आपके बेस में टर्म्स लिखी हुई हैं वो डिसिमिलर होनी चाहिए, सिमिलर नहीं। सिमिलर का मतलब सब में कुछ x है, या फिर यहाँ x है, यहाँ xy है, यहाँ xy² है, तब तो सब आपस में मिलते रहेंगे, इधर उधर मैनेज होता रहेगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ये कभी एप्लीकेबल है जबकि आपके पास सारे टर्म्स बिल्कुल डिसिमिलर हो। ठीक है, उनमें और भी क्लबिंग, जब मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर रहे हो तो फर्दर हम बहुत ज्यादा क्लबिंग ना कर पाए। ठीक है, आपकी सारी पावर्स इंडिविजुअली रिफ्लेक्ट हो। ऐसे केस में नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स हमारे पास इसके बराबर होता है। बस ये 2 फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं मल्टीनोमियल थ्योरम के अंदर। एक क्या हुआ, कितने ब्रैकेट से आप अल्फा ले रहे थे, कितने से बीटा और एक्स ले रहे थे, कितने से वाई और कितने से जेड, उसके अकॉर्डिंग आपने कोफिशिएंट लिख दिया। कब ये होगा, जबकि ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा n है। अगर नहीं है तो फिर 0 होगा। और दूसरी चीज, नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स आपकी इसके बराबर होंगी। ठीक है, बस 2 थ्योरी है आपकी ये मल्टीनोमियल थ्योरम के अंदर। अब इससे रिलेटेड हम 2-3 टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके पास जिसमें आपको कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालने हैं। ठीक है,
तो आप देखिए इसमें फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 7। तो सबसे पहली चीज क्या है स्ट्राइक करी कि आप चाहते हो कि पहला टर्म 2 बार लिया जाए, दूसरा टर्म आपका 3 बार और थर्ड टर्म आपका 7 टाइम्स ले लिया जाए। ठीक है, ठीक है, यही एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना, कि आपके पास 25 ब्रैकेट्स लिखे गए हैं, उन 25 ब्रैकेट्स में से 2 टाइम्स आप एक्स, 3 टाइम्स वाई और 7 टाइम्स आप जेड की टर्म लो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ऐसे केस में 2 + 3 + 7 इट इज कवरिंग ओनली 12 ब्रैकेट्स आउट ऑफ 25। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका n के बराबर नहीं हुआ। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका n नहीं है तो इसका मतलब कि ऐसी टर्म नहीं बन सकती। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, वही सेकंड टर्म की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की। इसका कोफिशिएंट निकालना। अब यहां आपको सबसे पहली चीज ट्राई करी कि पहली टर्म आपको 19 टाइम्स, सेकंड टर्म आपको 2 टाइम्स और थर्ड टर्म आपको 4 टाइम्स चाहिए। ठीक है, तो 25 टोटल ब्रैकेट्स कवर हो रहे हैं, विच गिव्स यू 25 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। यही था n फैक्टोरियल अपॉन पहला टर्म कितनी बार चाहिए, दूसरा कितनी बार, तीसरा कितनी बार। अब ये तो होंगे, इनके साथ प्री में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट्स की पावर। जब आप x को 19 टाइम लोगे तो 3 की पावर 19, y को आप 2 टाइम लोगे तो -4 की पावर 2, z को आप 4 टाइम्स लोगे तो 8 की पावर में 4। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसके लिए देखिए इसका क्या है सीन। तो यहां पे बेसिकली क्या लिखा है, x की पावर 21, y की पावर 0 है ना, और z की पावर 4। ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो आपको 21 टाइम्स x निकालना है, 21 ब्रैकेट से x, और बाकी 4 ब्रैकेट से आपको z निकालना है। ठीक है, y किसी ब्रैकेट से नहीं निकालना, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो टोटल सम 25 चाहिए था, तो टोटल सम आपका 25 हो रहा है। तो 25 फैक्टोरियल अपन पहली टर्म कितनी बार चाहिए, 21 टाइम्स, दूसरी टर्म 0 टाइम्स, तीसरी टर्म 4 टाइम्स। ठीक है, 0 फैक्टोरियल इज 1। तो जब आपने इसको 21 टाइम्स बाहर किया तो 3 की पावर 21, -4 की पावर 0, 8 की पावर 4, ये आंसर हो। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको अभी बताया कितना। यहां डिसिमिलर टर्म्स हैं, इसमें क्लब होने वाली चीजें नहीं है कि कुछ मल्टीप्लाई होकर क्लब होता रहे, नहीं, सभी बिल्कुल अलग अलग हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, n + r - 1 CR - 1। ठीक है, अच्छा, n + r - 1 CR - 1 का मतलब क्या है, आइए देख लेते हैं इसको भी। इसका मतलब है कि x1 + x2 + x3 अप टू xr, मान लीजिए इतनी चीजें आपके बेस में थी कि पावर में n था। ठीक है, तो इसके लिए आप बोलते हो कि n + r - 1 CR - 1 टर्म्स होंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में कहें तो बेस में आपके पास कितनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं ना, तो इसका मतलब r आपका कितना है, r आपका 3 है। तो बेसिकली आपके पास क्या आ गया, n इज योर 25 + 3 - 1 c 3 - 1। ठीक है, अंदर में कितनी टर्म सी, यहाँ पे r, यहाँ पे 3, तो योर r इज 3। तो 20 कितना हो गया, ये 7 c 2, इतने आपके पास टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो अभी हमने कंप्लीटली डिसिमिलर टर्म्स की बात की है। ठीक है, और इसके लिए कोफिशिएंट्स वगैरह निकाले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स छोड़ करके बाकी कोफिशिएंट्स वगैरह हम सिमिलर टर्म्स के लिए भी निकाल सकते हैं जिसमें कुछ क्लबिंग पॉसिबल हो। वो कैसे होगी, उस तरीके के 1-2 क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 11 - 3x + 7x² होल रेज़ टू पावर 20 में हमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5 फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सिमिलर टर्म्स है, क्लब होने वाली टर्म्स है, x और x² आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, है ना, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो पता नहीं चलेगा हमें कि पहली टर्म की कितनी पावर, दूसरे टर्म की कितनी पावर, तीसरे टर्म की कितनी पावर। तो हमें वो केसेस खुद से बनाने पड़ेंगे कि x की पावर 5 कैसे जनरेट होगा। देखिए आपने मान लिया कि 11 वाली टर्म की पावर 0 लगाते हैं, सॉरी 11 वाली टर्म की पावर अल्फा लगाते हैं, -3x की पावर बीटा लगाते हैं और 7x² की पावर गामा लगाते हैं। और इनसे हमारा टारगेट क्या है कि पावर x की पावर 5 अचीव हो जाए। ठीक है, अच्छा अल्फा बीटा गामा फ्रैक्शनल तो नहीं हो सकते ना, ऐसा थोड़ी ना कहोगे कि हमारे पास 20 ब्रैकेट्स थे तो 5/2 टाइम्स मैंने थर्ड टर्म निकाल लिया, ऐसा थोड़ी ना करोगे भाई। एक ब्रैकेट से निकालोगे, 2 से निकालोगे, 3 से निकालोगे, 0 से निकालोगे, 20 से निकालोगे, ऐसा ही करोगे ना। ऐसा थोड़ी ना करोगे कि 5/2 ब्रैकेट से मैंने थर्ड टर्म निकाल ली, ये थोड़ी ना कर सकते हैं। तो आप देखो इसका मतलब क्या हुआ, अपन ये कहना चाहते हैं कि अल्फा बीटा गामा आपके कैसे होंगे, इंटीजर्स ही होंगे। 0 1 2 3 ऐसे इंटीजर्स ही होंगे। और कहां तक जा सकते हैं, 20 तक जा सकते हैं। इन विच यू हैव टू काउंट द केसेस विच गिव्स यू x रेज़ टू पावर 5।
कैसे कैसे हो सकता है अब आप खुद से सोचो। अल्फा बीटा गामा की ऐसी कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज में असाइन करूं? तो आप सबसे बड़े पावर से हमेशा स्टार्ट करो। आपको क्या मिलेगा कि भाई गामा की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है। जब गामा की मैक्सिमम वैल्यू, अगर आपने भाई 5 तक चीज आना है, अपन ये नहीं कि 6 पहुंच गए, 6 पहुंच गए तो -1 कौन देगा? कोई नहीं, है ना। x की पावर 6 अगर एक बार बन गई तो यहां से कोई -1 थोड़ी ना बनाने वाला है कि x की पावर आपकी -1 जनरेट हो जाए। आपके अल्फा बीटा गामा तो कैसे रहेंगे? पॉजिटिव ही रहेंगे या फिर 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको अगर मैंने 2 दिया, ठीक है, तो भाई 3 दे नहीं सकता, 4 दे नहीं सकता, उधर तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि उस समय हमें x की पावर नेगेटिव चाहिए होगी और दिस थिंग कैन नॉट बी नेगेटिव। अब आप देखो 2 की पावर में अगर मान लीजिए आपने गामा को 2 असाइन किया, गामा को आपने 2 असाइन किया, तो बीटा को आप कितना असाइन करोगे? गामा ने 2 लिया, मतलब आप 7x² का होल स्क्वायर कर रहे हो, तो x की पावर 4 आपकी जनरेट हो चुकी है। अभी आपको x की पावर 5 चाहिए था, तो x की पावर 4 अगर यहां से जनरेट हुई, यहां से तो कोई x मिलेगा नहीं, तो बाकी एक x कौन देगा? ये वाली टर्म। तो इसका मतलब एक x यहां से आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। कांस्टेंट पे बाद में आएंगे अपन। फिर आपने कहा कि x की पावर 5 बनाने का और क्या तरीका है, तो मैंने कहा कि इस बार गामा को मैं 1 कर देता हूं। तो अगर मैंने गामा को 1 किया तो इसका मतलब मेरा x² की पावर 1 जनरेट हुआ, मतलब x की पावर 2 हो गई। x³ और लेना था, x³ कौन देगा आपको? यही है जो x दे सकता है, तो इसकी पावर आपको 3 यूज करनी पड़ेगी, तब आपका x की पावर 5 जनरेट हो पाएगा, ठीक है। अब सोचिए कि आप कहते थे कि अल्फा प्लस और कोई सिचुएशन है क्या? तो हाँ, ये गामा को अगर मैं 0 रख लेता हूं, गामा को 0 रख सकता हूं, थर्ड टर्म मैंने किसी ब्रैकेट से नहीं ली, तो क्या करूंगा मैं कहूंगा कि अगर इससे 0 लिया मैंने तो x की पावर 0 का ही इसका कंट्रीब्यूशन है, मुझे 5 चाहिए था, तो बाकी x कहां से आएगा? यहीं से आएगा, ठीक है। x की पावर 1 है, की पावर 5 करेंगे तो x की पावर 5, x² की पावर 0, मतलब कितना हो गया प्रोडक्ट? x की पावर 5। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, कांस्टेंट्स अभी हमने छोड़ रखे थे कि अल्फा क्या हो सकता है। तो आपको पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो सकता है, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमेशा 20 होगा। तो अगर ये 2 है, ये 1 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? 17। ये 1 है, ये 3 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? 16। ये 0 है, ये 5 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? 15। यू वांट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एज 20, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब इसके बेसिस पे आप देखो कोफिशिएंट्स क्या क्या बनेंगे। अगर ये कॉम्बिनेशन आप चाहते हो तो ये कॉम्बिनेशन कैसे पॉसिबल होगा? 20 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, जो जितनी बार चाहिए वो पावर में लगा दो। 11 की पावर 17 माइनस 3 की पावर 1 और 7 की पावर 2। फिर दूसरे वाले केस ने क्या दिया? दूसरे वाले केस ने दिया 20 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 11 की पावर 16 माइनस 3 की पावर 3, 7 की पावर 1। थर्ड वाले केस में देखो 20 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इंटू 11 की पावर 15 माइनस 3 की पावर 5 और 7 की पावर 0, ठीक है। ये आपके टर्म्स हो गए जो पॉसिबल है, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। गामा नेगेटिव तो जाएगा नहीं और गामा 3 भी नहीं जाएगा, तो हम हमेशा इसीलिए हाईएस्ट पावर से शुरू करते हैं ताकि हमें केसेस बनाने में थोड़ी आसानी रहे, ज्यादा हमें दिमाग नहीं खर्च करना पड़े, ठीक है। तो ये टर्म बन रही है, ये टर्म बन रही है और ये टर्म बन रही है। तीनों कहां बन रहे हैं? x की पावर 5 के कोफिशिएंट से। तो क्या करना होगा? x की पावर 5 का एक कोफिशिएंट यहां पे है, एक यहां पे, एक यहां पे है, तीनों का एडिशन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एंड हो गया। नेक्स्ट अपन इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, 2 मेथड से करेंगे। आप इस क्वेश्चन में a⁵ इंटू b⁴ इंटू c⁴ का आपको फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट, ठीक है। तो पहली चीज ये पॉसिबल होगा या नहीं, 2 मेथड्स हैं ओवरऑल हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक पहले आसान वाला मेथड में डिस्कस करता हूं। क्या है वहां पे? अपन ये देख सकते हैं क्या कि इधर ABC कॉमन निकाला जा सकता है। जैसे ही आप ABC कॉमन निकालोगे, क्योंकि ये सिमिलर टर्म्स हैं, आपस में सब क्लब वगैरह होते रहेंगे मल्टीप्लीकेशन में, है ना। तो ABC अगर आप कॉमन निकाल लो तो अंदर बचेगा a की पावर -1, b की पावर -1, c की पावर -1 रेज़ टू पावर 8। और ABC चूंकि आपने कॉमन निकाला तो इसकी पावर में भी 8, तो a रेज़ टू पावर 8, b रेज़ टू पावर, c रेज़ टू पावर 8, ये आपका बन गया। इनटू आपके पास है, आपको चाहिए क्या? a की पावर 5, b की पावर 4, c की पावर 7। यहां कुछ प्रेजेंट था,
तो आपको a की पावर 5 ले आने के लिए इसमें से क्या चाहिए, a की पावर -3, तभी तो दोनों मिलके 5 बनाएंगे। यहां आपको 4 ले आना है और यहां आपको -1 ले आना है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। a की पावर -3, b की पावर -4, c की पावर -1। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड in this expansion coefficient of a raised to power -3, b raised to power -4, c raised to power -1, because this term is already present there to get multiplied with this particular term। ठीक है, ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ये आपको ये रिजल्ट दे देगा। तो अगर आप इसका कोफिशिएंट निकालने के लिए जाते हो तो आप देख सकते हो कि कैसे निकलेगा। पहले वाली टर्म आपको 3 टाइम्स चाहिए, दूसरे वाली टर्म आपको 4 और थर्ड वाली टर्म आपको एक बार चाहिए। तो कोफिशिएंट क्या क्रिएट होगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि इनके कोफिशिएंट में तो कुछ है नहीं। तो आपके पास कोफिशिएंट यही क्रिएट हो जाएगा इस टर्म का इसके एक्सपेंशन में। ठीक है, इनटू क्या करना है, इधर भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, इनटू 1, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। और ये एक्चुअली पॉसिबल है क्योंकि आपके पास 8 ब्रैकेट्स थे, आप फर्स्ट टर्म को 3 बार, सेकंड टर्म को 4 बार और थर्ड टर्म को 1 बार निकाल रहे हो। ठीक है, मतलब आप 3 + 4 + 1 टोटल 8 ब्रैकेट्स कवर कर रहे हो और इसलिए ये एक्चुअली पॉसिबल है। ठीक है, मेथड 2 देखते हैं अब हमने कहा कि चलो ये BC हमने नहीं बाहर निकाला, अपन ने कहा कि BC की पावर कुछ आएगी अल्फा, CA की पावर आएगी कुछ बीटा और AB की पावर आएगी गामा। ठीक है ना। अपन क्या चाहते हैं, अपन चाहते हैं कि ये B की पावर्स मिलकर के 4 हो जाए, C की पावर्स मिलके 7 हो जाए और A की पावर्स मिलके 5 हो जाए। तो ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? देखो, B की पावर्स क्या है, अल्फा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू 4। C की पावर्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा शुड बी 7। ठीक है, और बीटा प्लस गामा कितना है, A की पावर है जो कि 5। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 8। तो अगर आपका ये 8 है तो आपके पास बीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4, गामा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 और अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3। बिल्कुल कुछ याद आ रहा है इस वाले में? ये आपको 3 बार चाहिए था, ये वाला आपको 4 बार चाहिए था और ये वाला आपको 1 बार चाहिए था। बात समझ में आ रही है? तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ इस पर्टिकुलर मेथड में कि आपको पता चला कि पहला टर्म अगर आप 3 टाइम्स निकाल लेते हो, दूसरा टर्म आप 4 टाइम्स और तीसरा टर्म आप 1 ब्रैकेट से यूज कर लेते हो, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड टर्म बन जाएगी। दैट मीन्स आपको क्या चाहिए था, अल्फा 3 बीटा 1, बीटा 4 और गामा 1 चाहिए था। ठीक है, तो आपके पास 8 टर्म्स तो थी, टोटल 8 थी, 8 में से 3, 4 और 1, तो 3 + 4 + 1 8 हो गया, मतलब सब ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इनटू कोफिशिएंट तो कुछ है नहीं कि BC का कुछ कोफिशिएंट हो, CA का कुछ कोफिशिएंट हो, 5, 2, 3 इस तरीके का तो कुछ है नहीं, तो आपके पास इनटू 1 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीनोमियल थ्योरम के साथ आज का लेक्चर भी यहीं पे एंड करते हैं। एक और अनइंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, जिसमें हम नेगेटिव पावर्स और फ्रैक्शनल पावर्स के लिए एक्सपेंशन डिस्कस करेंगे। ऑल्दो उसका यूज मेनली आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए है। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइनोमियल का सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन में उस पोर्शन का रोल है, जेई एडवांस में उससे सवाल पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो छोटा सा वो टॉपिक है, उसके बाद अपन एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम्स की तरफ प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल।